प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई डट गए, पुराने मौकिफ से हटने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने फौजी तर्जुमान के रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। बातचीत के दरवाजे बंद, खान 2014 धरने की तहकीकात कराने को तैयार। चीफ जस्टिस से मुतालिक भी बड़े दावे कर दिए। 9 में वाक़े की सीसीटीवी फुटेज से मुतालिक नया इंकशाफ। साबिक सदर आरिफ अलवी की मसले हल कराने की कोशिशें तेज, क्या कामयाबी मिलेगी? इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई आपस में लड़ पड़ी, खान ने चेयरमैन पीएसी के लिए मरवत का नाम देकर यू टर्न ले लिया। शेर अफजल दिल बर्दाश्ता, मौजूदा पार्टी की आदत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। मीडिया पर आने से इनकार, तन्हाई इख्तियार कर ली। भाई की मुशीर वजीर आला बरतरफी पर भी फट पड़े। इसके अलावा बात करेंगे लाहौर में वकला और पुलिस में लड़ाई छिड़ गई, पुलिस का लाठीचार्ज, 50 से जायद वकला गिरफ्तार, कई पुलिस अफसरान एहलकारान जख्मी। वजीर आला इन एक्शन, हालात नॉर्मल करने की कोशिशें। वकला ने मुल्क भर में हड़ताल और सख्त एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये तमाम तर आज के अहम मामलात हैं जिनके पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है गुफ्तगू के लिए सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसपीआर की, वो आपने सुनी होगी। सख्त किस्म की उसमें मैसेजिंग थी। आज बानी पीटीआई की तरफ से जो उन्होंने अडियाला से जवाब दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अपने मौकिफ पे वो डटे में हैं, वो नैरेटिव में कोई तब्दीली, कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही। कल 9 में है, इस हवाले से हुकूमत का भी एक प्रेस रिलीज या जो हुकूमत का एक सरकारी सतह पर जो मौकिफ है वो भी सामने आ गया। अब ये जो सारा सिनेरियो है, दोनों पार्टी जिस तरह से डटी हुई है, फिर जो हुकूमत रोल प्ले कर रही है, क्या आपको नजर आ रहा है किस तरफ जा रहा है ये मामला? अल्लाह करे कि मेरी असेसमेंट गलत हो, अल्लाह करे कि वो हालात ना हो जिनके बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। मैं बड़ा कारकुन था सन 77 के मामलात के बारे में मैं काफ़ी एक्टिव था। और उन दिनों 77 के इलेक्शन में भुट्टो साहब की पर इल्ज़ाम था कि उन्हें 14-15 सीटें अपनी उन्होंने गलत तरीके से जीती हैं, जिनकी अपनी भी उनकी सीट लाड़काना पे जमात इस्लामी के बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ मुकाबले में मौलवी जान मोहम्मद उनका नाम था, उनसे वो जीत गए, मगर उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया इलेक्शन। और उसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ फौजी इंटरवेंशन हुई और यहाँ ज़ियाउल हक साहब आ गए। और फिर उन्होंने जो कुछ किया मुल्क के साथ, वो बड़ा ज़रूरी हो गया उन ताकतों के लिए कि वो चूँकि उनको हटाया नहीं जा सकता था, तो उनको फिजिकली हटाया गया कि उनकी एक हादसा हुआ और वो हादसे की नज़र हो गए और मुल्क के अंदर एक फिर इलेक्शनों का दौर शुरू हुआ और बेनज़ीर पार्टी नवाज शरीफ ये वो फिर आपस में बारियां लेते रहे और मुल्क एक सियासी जगह पे चल पड़ा। अल्लाह ना करे कि इस किस्म के हालात जो कि इस वक्त हैं वो इसी तरह ही देखे जा सकते हैं। इस बारे में देखा जा सकता है कि लड़ाई इतनी पहुंच गई है इस नहज पे कि एक दिन जनरल शरीफ तकरीर करते, मैसेज देते हैं और बड़ा सख्त मैसेज दिया, और उनकी बात में कोई ज़्यादा नाराजगी गलती नहीं थी। उन्होंने बताया कि जी 9 मई पिछले साल ये वाक़या हुआ, ये हमारे साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बहुत हद तक सही है। उसका जवाब में कोई सोचे समझे तरीके से बात का जवाब देना चाहिए था, ना कि जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब ने, उनके साथियों ने जिस तरीके से बहुत सख्त लहजे में बात की है, और वो एक किस्म का इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा एक
हाथ है कि सियासी लोग लड़ाई कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। तो वो इस वक्त इस पैराए में अगर लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि या मैं या तुम, तो फिर खुदा न खास्ता कोई ना कोई चीज मुल्क के लोगों के इदारों से हो सकता है अल्लाह ना करे कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अगर इस किस्म की कोई चीज है तो पॉपुलैरिटी और पार्टी का उनका साथ देना, लोगों का उनका साथ देना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, मगर मैं सोच और समझ तो रखता हूँ मैं जनाब, और बड़े जिंदगी में इलेक्शन देखे भी हैं और इलेक्शन में लड़े भी हैं और लोगों के साथ अभी भी राब्ता है, तो चीज तो समझते हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि हम सफेद को सफेद ना कहें और काले को काला ना कहें। सफेद ये है कि इस वक्त वो मोस्ट पॉपुलर एक लीडर हैं जो कि एक अपनी वजूहात की वजह से, अपने वजह से वो इस वक्त जेल में है और उनका अपना कसूर है कि वो जेल में है, और उसको बजाय मिटिगेट करने के, उसको चीज को संभालने के बजाय वो इस कदर आगे, और उनके साथी माशाअल्लाह इस किस्म के हैं कि वो अगर ना भी चाहें तो ये उनको बैठने नहीं देते और इनको आगे लहर तक पहुंचा के रहेंगे। और इसके अंदर सारा कसूर जिसका भी निकले बाद में, ये तो हिस्टोरियन लिखेंगे ना जनाब किसका कसूर है किसका नहीं है। जैसे सन 77 के बारे में हिस्टोरियन लिखते हैं कि किसका कसूर था किसका नहीं था। तो मुल्क का नुकसान तो हो गया जनाब, और इसी तरह अब भी मुझे बहुत डर है कि अल्लाह ना करे कि किसी तरह कोई नुकसान होने की चीजें आगे आए जिससे मुल्क का हालात खराब हो। खास तौर पे इस वक्त जो हमारी कमजोरी है, और वो सियासी लोगों की वजह से कमजोरी है कि यहाँ उन्होंने इसकी इकोनॉमी को खराब करने में तो अपनी पूरी जोर कोशिश की है कि अभी भी वो स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। 4 दिन की हुकूमत मिलती है उसमें भी अरबों रुपए बना लेते हैं। मतलब कोई इंसानियत वाली बात रह ही नहीं गई किसी तरफ। तो ये उस इकोनॉमी की वजह से हम 77 से बदतर हालत में हैं। उस वक्त फिर भी इदारों की कदर थी, हुकूमतें बनती थी, अपोजिशन भी थी और वो मिल के काम भी करते थे, और इस किस्म की पैसों की इतनी हवस नहीं थी जो उसके बाद आज पिछले 3-4 हुकूमतों में इस किस्म की हवस रही है। और उसमें अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए क्यों हमारा। अच्छा काकवानी साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ किया है जिससे काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं। 77 की बात की आपने, और आपने कहा जिस तरह से भुट्टो साहब के साथ किया गया, कुछ इसी तरह के हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखें, जिस तरह अभी आपने कहा इकोनॉमिकली पाकिस्तान इस वक्त एज पे खड़ा है, और जिस तरह का इस वक्त लोग मोबिलाइज हैं, वोकल हैं, बात कर सकते हैं, आज के दौर में वही मामलात उस तरीके से निपटाए जा सकेंगे? ये पॉसिबल है, या ये आपको इसके इम्कानात एग्जीक्यूशन में लगता है कि मुश्किल होगा? मैंने तो बीबी अर्ज कर दिया है खुले अल्फाज में, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ कि मुझे बड़ा खदशा है कि ये चीज इस तरीके से नहीं संभलेगी जिस तरीके से उन दिनों के हालात नहीं संभले। और उन्होंने एक आदमी को झूठे मूठे केस बनाकर उसको फांसी चढ़ा दिया, तो एक आदमी को, पॉलिटिकल आदमी को एलिमिनेट कर दिया। और उसी हजरात ने जो जज साहबान थे मेरे जैसे, उन्होंने जो किरदार अदा किया वो आज तक पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री पे बहुत बड़ा दाग है। और आज भी वो हालात ऐसे बन रहे हैं कि आजकल की इनकी भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, और इसको भी किसको मुझे इल्जाम ठहराया जाए, ये तो आम आदमी की है ना जनाब। मैं एक आदमी को नहीं कह सकता कि कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है। हम तो दुआ गो है कि इस मुल्क में जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमारे बुजुर्गों की काविश से और लोगों की दुआ से और हिम्मत से
उस वक्त की लीडरशिप ऐसी थी, यूनाइटेड इंडो पाकिस्तान की उस वक्त तो नहीं था, हिंदुस्तान की, तो उसमें मुसलमानों का अच्छा लीडरशिप आ गई, उन्होंने आपको मौत दे दिया, हमने उसको बिगाड़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना बीबी। अच्छा खान साहब, अब हम सिवाय दुआ क्या कर सकते हैं। आपने बड़ा तफसील से इसका पूरा जो इशू है इसको बड़ा दर्द दिल के साथ आपने एक्सप्लेन किया। दो तीन चीज़ें हैं सर, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि पूरे मुल्क में इंस्टीट्यूशन जो हैं जो लड़ाई झगड़े में नज़र आते हैं, आप उस अदालत में जाएं तो अदालत में हमें जजेज एक दूसरे से लड़ते नज़र आते हैं सर, पार्लियामेंट में जाएं तो पीटीआई और हुकूमत लड़ती नज़र आती है सर, अगर आप उधर देखें इंस्टीट्यूशन में देखें इमरान खान साहब तो और फौज लड़ती नज़र आती है, पूरा मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ते ये नज़र आते हैं। इमरान खान साहब ने उन्होंने टेलीग्राफ में भी बड़ी सख्त बात की कि सब पाकिस्तान और उनके अवाम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम यूज़ किया कि वो और अवाम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन द गिवन सिचुएशन कोई ऐसे बंदे हैं कोई बच गए हैं कोई सियासतदानों में, या कोई जो बैठ कर कहीं ना कहीं पे कोई मिनिमम लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, खान साहब हूँ या फौज हो, फौज ने जैसे कल उन्होंने बड़ा सख्त उन्होंने रिएक्ट किया मेरा कल टेलीग्राफ के आर्टिकल की वजह से, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और हो सकता है उनका फ़ैन क्लब नाराज़ हो जाए कि खान साहब को इस पर थोड़ा सा रोक कर सोचना चाहिए था कि उन्होंने एक रास्ता भी दिया कि आप अगर बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहते तो निकाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको आउट राइटली आज उन्होंने रिजेक्ट किया, टाइम नहीं लिया। मतलब खान साहब का मेरे मसले को मिलते जुलते मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा पास नहीं करते, एक्ट का रिएक्ट करते हो। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना अप्लीकेबल करना हो तो इमरान खान साहब पे आता है कि बिल्कुल हर एक्शन का रिएक्शन है, दरमियान में कोई थोड़ा सा भी कोई पास लेने को तैयार नहीं है। सो खान साहब जो हैं वो न्यूटन पता क्या कह गया था सर, वो कह गया था इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एब्सोल्युटली ये मैं कह रहा था, मतलब न्यूटन आज अगर होता और उसको कोई एग्जांपल देनी पड़ती जी, मेरा जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ऑफ पावर, तो वो इमरान खान साहब क्लासिक एग्जांपल थे कि जनाब कि हर बात का वेल लेफ्ट भी नहीं है, थोड़ा सा पास भी नहीं है, हर एक्शन का रिएक्शन देना है और हर बात का जवाब देना है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ भी मसाइल है कि दो चार, तो इन हालात में तो फिर देयर इज ए डेडलॉक और सियासत में कोई बंदा नहीं बच गया सर। चलो उस वक्त होते थे मौलाना फजल, ये अगर मौलाना कह रहा हूँ सर, नवाब नसरुल्लाह खान साहब थे, कुछ और लोग थे, तो थोड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता था। अब तो मतलब टोटल क्यास है, टोटल कोई इंस्टीट्यूशन बच नहीं गया कि जो दरमियान में बैठ के जरा कोई बातें ठीक करा ले। आप इतना माशाल्लाह आपका एक प्रोफेशन है सर, और प्रोफेशन है आप इवेल्युएट करते हैं सियासी माहौल को, आप इवेल्युएट करते हैं सियासतदानों को, और आप हर इस वक्त जो मौजूद सियासतदान हैं और जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के सियासी, आप उनको अच्छी तरीके से कई दहाइयों से अच्छी तरह जानते हैं। आपको ज़्यादा इल्म होना चाहिए मेरे से कि क्योंकि आपका ये फुल टाइम ये है जॉब है और मेरा तो ये फुल टाइम जॉब नहीं है। हम तो एक आम से एक पढ़े लिखे आदमी तो हैं, बस सोच विचार भी रखते हैं और सोच भी बहुत ही समझ भी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त की जो सियासतदान थे 77 वाले, आज उनके बराबर आप हिसाब लगाएं तो आपको शर्म आएगी, उनको आपस में मुआवजा करते हुए भी शर्म आएगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, वो ठीक है बड़े टॉवरिंग थे, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ सर आपसे इस मामले पे। बड़े नाम थे नो डाउट, असगर खान साहब थे, नूरानी साहब थे, मियाँ तुफैल साहब थे, फिर उसके बाद नूरानी साहब, मतलब लंबी नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे, सारे बड़े बड़े नाम थे जो उसमें इधर जाएँ तो उनके वली खान साहब थे, अताउल्लाह मैंगल थे, बड़ी मतलब एलीट थी, बड़ी क्लास थी। लेकिन फिर आप बलूचिस्तान की लीडरशिप तो देखे ना उन दिनों की, जी जी ना, और आज जी बड़े लोग थे मिलाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ काकड़ को और बाकियों को, उस वक्त की लीडरशिप को आप देखें और आज का बंदों को देखें। अच्छा, मैं कह रहा था सर इतने बड़े नाम थे जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से आए थे, इसके बावजूद भी तो नुकसान करा बैठे थे। वो 77 वाला उनको भी जिम्मेदार समझा जाता है कि वो भी कोई डेडलॉक नहीं ब्रेक कर। भुट्टो साहब का तो अपनी जिद थी, फेयर अनफ, भुट्टो साहब भी ऑफ कोर्स के इस मामले में जिद्दी थे, अना की उन भी पहाड़ वाली अना थी। तो ये लोग भी तो उस वक्त उन्होंने मिल के, भुट्टो साहब हूँ या उस वक्त के बड़े बड़े नाम जो हमने लिए हैं, तो नुकसान तो ये भी तो कर बैठे थे। इन्होंने भी तो मार्शल लगवा दिया था, 10 साल के लिए मुल्क को अनडेमोक्रेटिक हो गया, भुट्टो साहब को फांसी लग गई थी। सो अगर मतलब कैलिबर टाइप देखा जाए तो नुकसान तो एक जैसा हुआ जो अभी भी हो रहा है, 77 में भी हुआ, तो बड़े नामों का फायदा तो नहीं हुआ था उस 77 में हमें। जी हाँ,
ठीक है। उसके वो कुछ उसमें उन्होंने मार्शल लॉ को वेलकम किया। यस, ये उनका सबसे बड़ा कसूर था उन लीडरों का। तो वो और फिर उन्होंने भुट्टो साहब के फांसी के अंदर अबेट किया सारों ने, और उन्होंने उसको सही करार देने में वो की, उन्होंने उसकी इस्लाह नहीं की, उन्होंने जजों की भी कोई और के ऊपर भी ऐसी बात नहीं की। कई जज सामने खड़े हो गए, छोटे सूबों के तीनों जज खड़े हो गए अपने जज के खिलाफ, और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी हिम्मत, मैं कहता हूँ उन जैसे बंदे फिर पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में ना पैदा होंगे ना हुए, जो 3 बंदे खड़े हो गए। सफदर शाह थे, अगर मुझे नाम सही याद है, सफदर शाह थे, दुराब पटेल साहब थे, एक तीसरा अब आप मुझे याद कराएं, मुझे तो 2 नाम याद आ रहे हैं, सॉरी टू कि 2 तो मुझे याद आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आपको कोई याद पड़ता है उनमें से, इतने बड़े बड़े नाम थे, किसी ने उन्होंने जनरल जिया को उन्होंने अपील की हो, डिमांड की हो कि भुट्टो साहब को फांसी ना लगाएं, चलें ठीक है कि आपने जो करना था हटाना था हटा लिया, कैद करना था, कोई आपको याद पड़ता है? आप तो उन्हीं दिनों एक्टिव थे माशाल्लाह, अभी भी जवान है, उस वक्त भी आप जवान होंगे, तो कोई ये किसी को कोई याद पड़ता है किसी ने अपोज किया हो कि भुट्टो साहब को फांसी ना दें? बड़े नाम थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब वो देवर कंसेंसस के नहीं जनाब के शुड बी एलिमिनेटेड फिजिकली। मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों का कोई वली खान वगैरह उनकी जेल काट के आए थे, तो महंगल साहब भी थे, महंगल साहब भी जेल में, इनको भुट्टो साहब ने तमाम लीडरशिप को जेल में डाला हुआ था, पूरे बलोचिस्तान की जो थे वो थे, नैब की हुकूमत डिसमिस की, बलोचिस्तान में उन्होंने हुकूमत डिसमिस की, मोस्टली तो लोगों को जनरल जिया ने आके उन्होंने छुड़वाया था, जिसमें अताउल्लाह महंगल भी थे, बाकी भी नेशनलिस्ट थे। वो हैदराबाद कमीशन बना ये वो जी सर। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि किन हजरात ने ये देखना पड़ेगा। मैं ये ऐसे गलत बात मुनासिब नहीं समझता कि हिस्टोरिकली कोई गलत बात करूं। मेरे ख्याल में उन हजरात का सिवाय पंजाबी लीडर के बाकी हजरात ने कोई फांसी की वाली सजा के बारे में मेरे ख्याल में उनका इस तरह का ज़हन नहीं था। अच्छा सर, आप अगर आज इमरान खान साहब के साथ होते, आप क्या मशवरा इन द गिवन सिचुएशन, मतलब जस्ट क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं कि इनके मौजूदा जो पार्टी अगर हम साथ होते तो ये अभी कहना आसान है, पता नहीं, मगर मैंने आज तक उनको कभी गलत मशवरा नहीं दिया। जिंदगी मैंने 10 साल उनके साथ गुजारे, मैंने जो बात कही और कई जगहों पे मैंने उनसे इख्तलाफ किया, वो मेरी बात अल्टीमेटली वो मानी उन्होंने। जितने जगहों पर मैंने कहा कि नहीं साहब ये गलत है, वो उन्होंने माना कि वो आप खान साहब थोड़ी सी तकलीफ करके ना करे। और अगर मैं उनके साथ होता और जहांगीर भाई भी मेरे साथ इसी तरह होते जिस तरह हम पहले इकट्ठे हुए थे, तो ये जिन लोगों ने ये इस लहर तक पहुंचाया है, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह पे कि हमसे इस किस्म की गलती न कराते जिस तरीके से इन। अच्छा खान साहब ये बताएं, आप एक छोटी सी जहमत करके जस्ट एक तो खान साहब से मुलाकात करते क्यों नहीं, फॉर द ओल्ड डेज सेक, और कुछ जाके आपने कहा है आप उनको जो मशवरा देते थे वो मानते थे, सुनते थे, हो सकता है आपकी बात मान लें, आप उनको कायल कर लें कि वो ज़हीन आदमी है, सियासी तौर पर अच्छा मशवरा देते हैं, आप उन्होंने मानी भी है बकौल आपकी चीजें, तो थोड़ी सी शुरू कौन की। खान साहब 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद डिफरेंट खान हो गया। अच्छा, वो जो मुख्तलिफ खान है वो हमारा वो खान नहीं है जो 2011 में हमारे साथ उठ बैठ के बातचीत करके हम उनको समझा भी देते थे और हमारी बात में कोई असर भी था। ये 2018 के अंदर जब उनको हुकूमत मिली है और उनके जो सलाहकार और अपने प्यार मोहब्बत करने वाले उनके अपने जो लोग हैं, उन्होंने जो उनको नुकसान पहुंचाया वो अल्लाह ना करे वो तो किसी दुश्मन को भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि बाद लोगों का ये कहना है जो नाकदीन है खान साहब के कि वो चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर ना आए, इनकी पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं खान साहब बैठे रहें, कंप्रोमाइज़ ना करें। पॉलिटिक्स में तो थोड़ा सा गिव एंड टेक होता है कहीं ना कहीं पे, और सारे लीडरों ने किया, बेनज़ीर भुट्टो ने किए, उन्होंने NRO किए, नवाज शरीफ ने किए, जरदारी साहब ने किए, शहबाज शरीफ सब ने किए हैं। तो वो कहते हैं कि खान साहब को इसी तरह डटे रहना चाहिए, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पॉपुलरिटी कम हो जाएगी, यूथ इनकी
इनसे आके मायूस हो जाए कि जो खान साहब डटे रहे, खान साहब जेल में रहे और ये सारे बहर मजे करते रहे, कोई सेनेटर बन जाए तो कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर, तो कोई चीफ मिनिस्टर, तो कोई यहाँ MNA MPA, तो वो खान को नहीं बहर आने देने चाहते कि खान साहब अंदर बैठे हैं तो हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी है, बहर आ गया खान तो पॉपुलैरिटी सिफर हो जाएगी। हाउ डू यू व्यू दैट? नहीं, पता नहीं ये ऐसे आपके नजर में भी लोग होंगे, मगर ये मुझे इतना यकीन है कि जो भी सलाहकार हैं और सियासी सलाहकार हैं, उन लोगों का एक्यूमेंट जो है वो नजर आ गया है कि वो कोई काबिलियत से महरूम है जो भी लोग। लेकिन खान साहब, मैं आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन खान साहब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, उनकी पार्टी के अंदर हमारी बात होती है, वो कहते हैं अगर हम थोड़ी सी खान के साथ जाकर सुलह सफाई की, ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी की, ज़रा हाथ हौला रखने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये एजेंसियों का बंदा है, ये तो एजेंट है, तो डर के मारे वो कहते हैं हम वही बात कहते हैं जो खान साहब सुनना चाहते हैं कि फट्टे चुकी रखो। जो सुलह सफाई की बात करते हैं इनकी पार्टी में, वो कहते हैं एजेंसियों का एजेंट है, ये तो यहाँ पे ये उनके तजिया उनका सही हो सकता है। आजकल वो टोटल कन्फ्रंटेशन के लाइन पे हैं, उनको मेरे ख्याल में उनके अपने घर वाले भी नहीं समझा सके, और बाकी तो उनका कोई है भाई तो है नहीं, कोई बहन नहीं है, वो कोई समझा सके तो पता नहीं, बाकी कोई ऐसा रह नहीं गया बंदा जो उनको समझाने वाला। वो कहते हैं हम बुरे क्यों बने, मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, उन्होंने हम क्यों बुरे बने, जो खान साहब कहते हैं हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, तो वो कहते हैं हम क्यों अपने आप को खराब करवाएं, बातें सुने, डाउट्स करवाएं, शक करवाएं, और हमारे पीछे सोशल मीडिया टीमें लग जाएं कि फलां बंदा बिक गया, वो फौज से मिल गया, उसने एजेंसियों के पेरोल पे आ गया। ठीक है, जो खान साहब कहते हैं जी, वो कहते हैं जी नारा मारी जाओ, तो इमाम के पीछे वाला हिसाब है कि नमाज आप उसमें नियत पढ़ लें, तो खान साहब खुद काफ़ी है मेरा ख्याल है अपने आप को इस स्टेज पे रखने के लिए। ये आ जाओ, ये जगह हुकूमत मिलना, हुकूमत करना, इलेक्शन जीतना एक तरीकाकार है, उसके अंदर सारे मुल्क के खैर खा इकट्ठे होके ये काम करते हैं। ये जो लड़ाई झड़ाई करने वाले हैं, ये सारी उम्र इंशाअल्लाह अपोजिशन में ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इन हालात में जब खान साहब की और आर्मी की इतनी बड़ी टग ऑफ वार चल रही है, तो नवाज शरीफ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब तो बड़े खुश होंगे, नंबर 1 सर। दूसरा, खान साहब को कोई जल्द बहराते देख रहे हैं, या आपका ख्याल है खुदा ना खास्ता खान साहब लंबे अरसे के लिए जेल में है? मैं बताऊं, ये जो इस वक्त हुकूमत है ना जनाब, ये भी कोई बहुत मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। आपको नजर आ जाएगा चंद महीनों के अंदर कि जिस तरीके से ये डगर इसके अंदर भी बहुत सारे आपस में अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इनको लोगों ने जोड़ के चलाने की कोशिश की जा रही है। अंदर से ये एक दूसरे के खैर खा या दिल की खैर खाई नंबर 1 उनको नहीं है, उनके दिल में नंबर 1 चीज है कि किसी तरह इक़्तिदार में रहें, और किसी न किसी तरह कोई चांस मिले तो उसमें से कोई माली फायदा और सियासी फायदा हो जाए तो उनको मिलना है, और वो किसी चीज को न समझते हैं, ना उनके ज़हन में है कि हमें कोई मुल्क की खातिर कोई चीज करनी है या कोई उसमें। आई डोंट थिंक सो, दे डोंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ रिफॉर्म और एनीथिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की, अपने ख्यालात हमसे शेयर किए। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो PTI के अंदर की एक लड़ाई है, और चेयरमैन PAC के मामले पर एक नाम, दूसरा नाम, फिर दोबारा वही नाम, फिर नाम चेंज, और फाइनली शेर अफजल मरवत जो इस वक्त एक इज इन रियली हॉट वाटर्स, और वो उस पर आज उन्होंने रिएक्शन भी दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।